अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मुसलसल हुकूमती हलकों की तरफ से जो एक बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 2020 जो है वो इस्तेहकाम का साल होगा, जॉब क्रिएशन इसमें होंगी, इसमें इन्वेस्टमेंट होगी और जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका। सवाल सिर्फ एक है कि क्या मुश्किल वक्त गुजर चुका है? क्या वो तमाम मामलात जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे और फिर आने के बाद पीटीआई हुकूमत के आने के बाद जो मिस हैंडलिंग हुई और उस मिस हैंडलिंग के नतीजे में जो इश्यूज और प्रॉब्लम आए, क्या वो तमाम खत्म हो चुके हैं? और अब मजीद ये कि अमेरिका ईरान तनाज़ा जो है, इसके कंट्रास्ट में अगर देखें ऑयल प्राइसेस को अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात हैं। तो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस इस वक्त हैं और इन तमाम चैलेंजेस के बीच में मुल्क की मईशत इस वक्त खड़ी कहां पर है? आज की बैठक में भी इसी के ऊपर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। कराची स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अकबर जैदी साहब, माहिर मुआशरा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में उसामा रिजवी ने हमें ज्वाइन किया, अभी माहिर मुआशरा थे। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियो में साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब अहमद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मुगल, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आजकल में जो है स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो भी जारी हुई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस बीच में बिजनेस रिकॉर्डर में आज एक डॉक्टर हफीज पाशा का भी एक आर्टिकल आया, उसके ऊपर भी काफ़ी गौर खौज किया कि मईशत खड़ी कहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ज़रा हुकूमती वजीरों को साइड में रखते हैं, आप कॉर्पोरेट साइड के जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनको साइड में रखते हैं और फिर देखें कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, तब आपको सही पता चलता है। 2019 की मुआशी कारकर्दगी के हवाले से अगर हम जरा नजर दौड़ाएं तो 2019 मजमूई तौर पे इस 2019 में अगर कोई बहुत ही बड़ा काम हुआ तो यकीनी तौर से वो IMF प्रोग्राम का हुसूल था। और आगे चलें, रुपए की कदर में कमी का सिलसिला 2019 में जारी रहा। हमने देखा कि साल भर के दौरान तकरीबन 15 रुपए डॉलर महंगा हुआ, जिसके असरात मईशत की चूलें हिल गई हैं इस वक्त महंगे डॉलर होने से। साथ ही साथ बजट में जब आपका बजट आया तो उस वक्त 735 अरब रुपए के आपने टैक्सेस जो है वो इंपोज किए और उसके नतीजे में ये रिकॉर्ड टैक्सेस थे और रिकॉर्ड कलेक्शन जो है उसको जाहिर किया गया कि हमने करना है। आगे चलें, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुसलसल 2019 में भी बरकरार रहा। साथ ही साथ करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी हुई। जो ये जितने भी हार्श इक़दाम थे, सख्त इक़दाम थे, इनसे हमने करंट अकाउंट खसारा जो है वो अपना कम किया और जिसकी कीमत हमें क्या देनी पड़ रही है ये भी हम डिस्कशन में तमाम तर प्रोग्राम्स में लेकर आए। शरह सूद 13.25% की बुलंद सतह पर इस वक्त मौजूद है। हमारी इंपोर्ट्स 21% कर्टेल हुई, जबकि एक्सपोर्ट में सिर्फ 5% इजाफा हुआ। 15 में से 9 सनती यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उन्होंने लॉस डिक्लेयर किया 2019 में। बड़ी सनतों की अफजाई जो है 6.5% गिरी। कपास के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, और स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सिर्फ कपास की अगर बात करें तो कपास की फसल जो है 50 लाख बेल्स जो है वो शॉर्टफॉल रहेगा। इस तरह मजमूई तौर पे 10 लाख के करीब जॉब लॉसेस हुए, 10 लाख के करीब अफराद जो है वो बेरोजगार हुए इस 2019 में और 90 लाख अफराद खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। एक बार फिर कहूंगा कि 90 लाख अफराद के हवाले से कहा जा रहा है कि जो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। जो बहुत अच्छी चीज हुई वो ट्रेजरी बिल्स में, टी बिल्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से पाकिस्तान में आ रही है, तकरीबन 6 महीने के अंदर 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में आए, लेकिन ये 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान की सनत हिरफत में नहीं लगे, जिसकी हमें जरूरत थी वो चीज नहीं हुई। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में पाकिस्तान ने 28 दर्जे बेहतरी की, इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तमाम वो चीजें हैं जो अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आवाम को हुकूमती अरकान जो है वो बताते हैं और उसकी कॉस्ट क्या या उसकी तारीफ जो है वो नहीं बताई जाती। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जरा इकॉनमी खड़ी कहां पे इसके ऊपर बात करें। जी डॉक्टर साहब,
क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बहुत बुरे पैच से निकलकर बेहतर और मुस्तहकम पैच में आ चुकी है और 2020 जो है वो जॉब क्रिएशन का साल होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का साल होगा जैसे कि हुकूमत बता रही है? क्या हालात वाकई इतने बेहतर हैं? देखिए 2020 तो वर्ल्ड कप 2020 का साल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं कि इस साल सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है नामुमकिन है। इसकी ना वजूहात हैं और बिल्कुल आपने जो आदाद शुमार बताया, मैं ये देख रहा था अब आगे कहने के लिए क्या है जब आप बता रहे हैं कि हर जगह जो है, लेकिन इसकी वजाहत ज़रूरी है। आपने कई पॉइंट्स रेस किए हैं। देखें, जब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -6% उसमें इजाफा या गिरावट हुई, आप बता रहे हैं कि 15% जो है डॉलर के रेट में कमी आई, रुपए के रेट में उसमें गिराई। अच्छा, इफरात ज़र आज आपने जिक्र नहीं किया, वैसे आज स्टेट बैंक ने ये जिक्र किया है, उनके सारे आपके अखबार पे, हर अखबार में ये बताया जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गो अप। बिल्कुल। और उन्होंने एक चार्ट भी दिया है जो ये बता रहे हैं कि अब कम होने, यानी 4% और बढ़ेगा या 1% और बढ़ेगा, यानी कम होने का कोई इम्कान नहीं, और ये अगले साल की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये मुझे समझ नहीं आती, ये हुकूमत के पास एक चीज है कहने के लिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन जैसे आप भी पहले कह रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि कोई बाहर से कोई सामान नहीं आ रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही, जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, आपके इंपोर्ट्स नहीं उस तरह के नहीं आ रहे। तो आप जैसे आप कई दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो महीने में 4 दिन खुलती है, फिर कहते हैं हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जब तक ये नहीं बिकेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये एकदम से ये टर्न अराउंड कहाँ से आने वाला है, किस बुनियाद पे आएगा, क्या इसकी व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस इकोनॉमी व्हिच विल ब्रिंग अबाउट इट। अच्छा, साथ ही साथ डॉक्टर साहब जो आपने बात की फूड इन्फ्लेशन के हवाले से, अब जाहिर है कि आप ऑयल प्राइसेस, ये अमेरिका ईरान जो इस वक्त टसल ऑयल प्राइसेस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है उसके अंदर कंपोनेंट ही ऑयल पेमेंट्स की होती हैं, जो एक बेहतर हो भी रहे थे हालात, तो वो अब कितने तशवीशनाक उसमें हैं। खुदा ना खास्ता खाके में बदन अगर ऑयल प्राइसेस एस्केलेट करती हैं, शूट अप करती हैं, तो देखिए आज जो है जो रेट था डॉलर उसका ऑयल का 71 तक पहुंच गया, 71-72 के दरमियान, और अभी तो सिर्फ धमकी दी जा रही है। अभी तो ये बताया जा रहा है कि हम बदला लेंगे। ईरान जो कह रहा है, वो कल सुलेमानी को उन्होंने दफन किया है, आज तस्वीरें देखी हैं, सुना है कि कभी इतनी बड़ी जो है किसी का जनाजा नहीं उठा। तो जाहिर है बहुत बड़े हद तक, और एक ऐसे शख्स को मारना उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। और यूएस प्रेस भी कह रहा है, यूएस मीडिया भी कह रहा है, ईरान का भी मीडिया कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है। खamenei साहब ने कह दिया कि आप बराह रास्त हमले करें। अब इसमें मसला जो आता है ना, पाकिस्तान बीच में फंस गया। एक तरफ तो वो अमेरिका के गोद में बैठा हुआ है, डिपेंडेंट है, एलाई है, मिलिट्री एड दोबारा शुरू हो गई है, आपको पता है मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो गई है, और इस वजह से वो डिपेंड करता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब को वो खुश करने की कोशिश कर रहा है, और ईरान, और तो ये बड़ा पेचीदा मसला है। आप देखें सबसे कि पॉम्पे साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन किया था, उन्होंने डायरेक्टली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात नहीं की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से डायरेक्टली बात नहीं की, जो अखबार में आया है, वज़ीर आज़म से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो अस्करी एक नौयत है ना, तो अच्छा इस पे आ जाते हैं। अब आप जो कह रहे हैं, अभी तक तो अभी इशारा भी नहीं मिला, अभी तक तो ये फैसला भी नहीं हुआ कि आगे क्या करना है। अगर तेल की कीमत अभी से $71-72 हो गई और वाकई अगर जंग छूट जाती तो बहुत बुरा। ठीक है, आपने बात की एक आखिरी पॉइंट इसी पे, आपने जो बात की कि हमारी जो डॉलर का रेट जो है अब 15% कम हुआ है, अब अगर उस 15% में हम ज्यादा महंगा तेल खरीदेंगे तो फिर और मुश्किल होगी। मेरा नहीं ख्याल कि रुपए की कीमत जो है एकदम से 154 से लेके 150 पर गिरने वाली है। तो आप यही समझ लें कि अब ये जो है महंगे दामों में हमें वही तेल खरीदना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मसला उसामा, दो चीजें। पहली चीज, ये तनाजा जो है कहां तक जा सकता है? कल बात हो रही थी कि अगर ये 3 दिन तक मामला चलता है तो तकरीबन $70 से $90 पर बैरल की रेंज हो सकती है। फिर ये 1 हफ्ते से 1 महीने तक अगर ये चीज चलती है तो वो 140-150 भी जा सकता है। नंबर 1 ये। नंबर 2 कि इस बीच में क्या सऊदी डैफर ऑयल पेमेंट की जो हमें सहूलत मिली थी, क्या वो वर्केबल होगा? वो काम आएगी इस वक्त? देखें, सबसे पहला पॉइंट $70-90 आप कह रहे हैं कि ऑयल जा सकता है। आप रिकॉल करें कि 2018 में नवंबर के माह में जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस का ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ था तो ऑयल प्राइसेस 75 टच कर गई थी। ये मैं WTI की बात कर रहा हूँ, ब्रेंट इससे भी ऊपर चला गया था।
तब भी सिमिलरली सारे दुनिया के बैंक्स, सारे मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट वो कह रहे थे कि $100 टच कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बल्कि $40 पे ड्रॉप किया ऑयल। अगर हम खाली ऑयल प्राइसेस की बात करेंगे ना अभी, तो आई डोंट थिंक ये 75 या 76, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, ऊपर अपसाइड उसके ऊपर जाएंगी। इसकी रीजंस हैं। इसकी रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली इसी साल में खाली अब केक के ऊपर अटैक, US ड्रोन एक गिराया गया, फिर US टैंक और सऊदी अरब के टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ। सब जब भी ये अटैक्स हुए हैं तो इसके साथ एक शॉर्ट स्पाइक आई है, लेकिन उससे बाद उसी स्पीड से ऑयल ड्रॉप भी किया है नीचे। ठीक है, तो ये जो ये जो सुलेमानी का अभी हुआ है वाकया, ये भी इसी तरह शॉर्ट टर्म रैली है। ये इसके लिए लॉन्ग टर्म मैं नहीं देखता कोई इफेक्ट होंगे, क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन एज सच कोई नहीं हुई। आपका दूसरा पॉइंट जो है डिफर्ड पेमेंट वाला, उसके अंदर मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जब ऑयल प्राइसेस हमारी काफ़ी लो थी इंटरनेशनली, 40 पे 50 पे, हमें एज अ कंट्री, एज अ कंज्यूमर, हमें चाहिए था कि हम लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाय करके रख सकते हैं रखें। लेकिन इसके साथ नहीं, अब एज ए कंज्यूमर हम आवाम के तौर पे तो नहीं कर सकते। जारी ये हुकूमतों ने फैसले करने होते हैं। दुनिया जो है लोएस्ट लेवल के ऊपर अपने ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है वो मेंटेन करती है, अब्रॉड जाके मेंटेन करती है या कैपिटल मार्केट्स में हेजिंग करती है। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई टूल नहीं है अब तक। जी, तो उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंडिया के पास 15 से 20 दिन के रिजर्व्स हैं, हमारे पास लेस देन 10 है। रिफाइनिंग कैपेसिटी जो इंडिया के पास है वो अप टू 60 डेज है, हमारे पास 20 डेज की है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो 3-3 तो आप कैपिटल मार्केट्स में जाके सर आप कैपिटल मार्केट्स में जाके हेजिंग कर देना। बात ये कि अगर आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रख रहे तो कैपिटल मार्केट आप जा सकते हैं ना इंटरनेशनली। फ्यूचर्स के अंदर आपको हेज करने चाहिए। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, जब ऑयल प्राइसेस लोएस्ट पे थी अपनी वैल्यू, तो क्यों नहीं किया जाता सर? क्यों नहीं किया जाता? लेकिन वंस क्यों नहीं किया जाता, एक तो फोकस की बात हो जाती है, दूसरा आपके पास उस वक्त थोड़ी कैश की भी कमी थी। आपको पता है रिसेंटली IMF के बेल आउट के बाद ही कुछ हालात बेहतर हुए, अदरवाइज तो हमारी इकोनॉमी जिस तरह कहते हैं उस तरह चलता रहता, तो बैंकरप्सी के करीब थी। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, प्राइसेस तब ऊपर थी। तो अभी ऑयल प्राइसेस के लिहाज से मैं नहीं देखता कि बहुत ऊपर जा रही हैं। अच्छा, ये कम हो जाएंगे। अहमद मुगल की तरफ चलेंगे, लेकिन अकबर जरी साहब बीच में कुछ ये कहना, ये चाह रहे जो आपने जो आदाद शुमार पेश किए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर 34-35% कम हुआ है, जो हुआ है इसमें कोई शक नहीं IMF की वजह से, तो वो एक आपको एक मार्जिन भी मिल गया है कि वो भी आपको, जैसे ये कह रहे हैं कि उसामा कह रहे हैं कि आपको वो एक जगह मिल गई है कि आप चलो 34% नहीं 30% तक ले जाते हैं, तो आपके पास थोड़ा रूम है जो आप ये ऑयल स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट का जो क्राइसिस था, डॉलर्स का क्राइसिस था, उसको एड्रेस करने में थोड़ा यू गॉट सम मैनूवरेबिलिटी। तो ये दिस कुड बी न्यूज़ बेटर। ये अहमद मुगल, अब ये जो बात चल रही है इस वक्त ऑयल प्राइसेस के हवाले से, हेजिंग के हवाले से, हमेशा जो हमारे यहाँ लोग प्रोग्राम में आए, मेरी जिनसे बात हुई उनकी होती है कि इसके लेवल डिफाइन कौन करेगा। और पता चला आपने $40 पर बैरल के ऊपर आपने एक जो है वो हेज कर दिया, लेकिन मार्केट नीचे आ जाती है, 30-35 आ जाती है, तो फिर वो आपके नैब भी आपको पकड़ रहा है और सारी चीजें जो है आपके ऊपर है। लेकिन अब तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी ना कि ब्यूरोक्रेसी जरा प्रेशर से आजाद है, प्रोसीजरल मिस्टेक्स जो हैं उनको अलग देखा जाएगा, इंटेंशन को अलग देखा जाएगा। तो आपको जरा आगे आना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर को, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को। प्राइम मिनिस्टर काफी इनोवेटिव है इस हवाले से, यहां से ये सजेशंस जानी चाहिए। अहमद मुगल सर, सबसे पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं, लेकिन उसका अमली जामा पहनाने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत अच्छे बयान देते हैं कि लोगों ने कहा है कि जी नैब ये है, लेकिन जो ऑलरेडी जो लोग फंसे हुए हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं नैब में। कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो जो है आज़ाद हो गए उससे, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं जो प्रूव नहीं हो सके या जिनके केस चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि आपको ग्रोथ चाहिए, आपकी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जा रही है। कई हुकूमतें पिछले गुजर गई हैं जिन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई, उन्होंने कहा आसान तरीका ये है FTA साइन करो, सस्ती चीज़ इंपोर्ट करो, और उसके हिसाब से जो है ना बाकी जो है अपनी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री के ऊपर किसी ने फोकस ही नहीं किया, ना ही अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया।
अब आप मुझे बता दें कि आप कहते हैं कि जी लोग इन्वेस्ट और करें, उसके अंदर मुझे बताएं कि अगर मैं करंट एक बैठा हूँ, इंडस्ट्रिस्ट बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इसको एक्सपैंड करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स में जाता हूँ और उधर वहाँ से अगर फाइनेंसिंग कराता हूँ, तो मुझे बताएं 13.25% का जो आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है काइबर जो है, ये प्लस बैंक का स्प्रेड मिला के, तो आप किस तरह ये आप इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरी ये आप ये देखें कि आपकी जो हर महीने तकरीबन आपकी जो है नर्ख बढ़े हैं गैस के, बिजली के, फिर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से जो है आप मुझे बताएं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इतनी हाई होती जा रही है और अनबेरेबल हो रहा है लोगों के लिए कि लोग अभी आप यूटिलिटीज अपनी जो है वो पे करके उनके पास कोई सेविंग ही नहीं बचती कि वो अपनी जो जरूरियात ही पूरी कर रहे हैं, आगे ना कोई इन्वेस्ट कर सक रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे इशूज हैं जो कि मैं समझता हूँ जिसकी वजह से आपकी ना कोई, एक तो पहले जो नैब का जो थोड़ा डर था वो चले, अब उसमें भी टाइम लगेगा, थोड़ा एकदम तो नहीं उसका इफेक्ट आएगा कि लोग कल से ही जाके जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, लेकिन ये जो चीजें पिछले ऑलरेडी फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा जो है वजह है जिसकी वजह से लोग जो है नई इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आ रहे। और ये आपका सिर्फ जो है ये जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है वो हॉट मनी आ रही है जो कि ट्रेजरी और हॉट मनी के ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद आपसे सवाल मैं ये रखूंगा कि क्या वाकई नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो है सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, तरक्की का मुआशी सरगर्मियां जो है वो बेहतर हो जाएंगी, क्या ऐसा मुमकिन है? नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत वाज़ेह बात। पहले जरा सर इसमें भी थोड़ी सी तस्हीह करने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं जिसमें 28 नॉचेस हम बेहतरी की तरफ आए, तो वो सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट में नहीं बल्कि उससे पहले काफी काम नून लीग के दौर में भी हुआ। और माइंडेड के ये जो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स है इसमें सिर्फ पाकिस्तान के 2 शहर शामिल है, कराची शामिल है और लाहौर शामिल है। तो सिर्फ कराची और लाहौर में बिजनेस के हवाले से पूरे पाकिस्तान का अहाता नहीं किया जा सकता। और जब आप कराची की बात करते हैं तो फिर आपको सिंध गवर्नमेंट को भी उसका ड्यू शेयर देना चाहिए। Am I right? ना सिर्फ ये कि ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के हवाले से होती है, पाकिस्तान की मईशत को अगर आप देखें उसमें कम जो 95% एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसका इसका कोई हवाला नहीं होता। वो तो उसके लिए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही है जिसको भी करना चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो मेरे ख्याल है ये इंडिकेटर्स जो हैं थोड़े से होते हैं, जो फ़ायदा करना चाहते हैं ज़रूर करे, चाहे वो PTI हो कोई भी हो। अब ये नैब का जो कानून है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक सर पर इनकी तलवार रही है नैब की सियासतदानों पे, ब्यूरोक्रेट्स पे और बिजनेसमैन पे, कि कोई फैसला नहीं कर रहे, कोई फाइल आगे नहीं हो रही, क्योंकि उसमें यही हो रहा है कि हम पकड़े जाएंगे। अब बज़ाहिर ये लगता है कि थोड़ी सी इनको गुंजाइश मिली है और बहुत मुमकिन है ये कह दें कि चलें अब हमें कम से कम हमारे पीछे नहीं भागेंगे। तो ये दिस इज़ वन फैक्टर। मैं मानता हूँ कि एक जो होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको अगर खौफ है कि हर फैसला जो है उसका अगली हुकूमत या यही हुकूमत पकड़ेगी, तो फिर वो लेकिन सर नहीं करें। जो इन्वेस्टर है ना, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो सनतकार है, वो परेशान है शरह सूद से, वो पॉलिसी रेट से परेशान है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से परेशान है। इस बात से परेशान है कि हर महीने बिजली के निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, गैस आ रही तो उसके बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे अभी हमें पता है कि पहली साल की इस दिहाई के पहले दिन पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपये इजाफा हुआ। अब आप ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि अब इस जंग वाली सूरत हाल से अब 1 फरवरी को भी बढ़ेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, स्टेट बैंक एक्नॉलेज कर रहा है कि दे कैन नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो वाई शुड एनीबॉडी इन्वेस्ट। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे फैक्टर्स जो है ना एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है। सारे फैक्टर्स, जंग का खदशा है, डॉलर का रेट गिर गया है, निर्यात बढ़ रहे हैं और नैब से हटा दिया गया, तो क्या हुआ? ठीक है, चले फिल्टर आउट करते हैं जरा उसको। उसामा, हमने जो हमारे फॉरेन जो है उनको तो हमने रखा जरा सामने, जो खारजी हैं, दाखिली मसाइल की हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त जो कंसर्न है बिजनेसमैन का, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो हायर इंटरेस्ट रेट्स है, वो हायर इस वक्त जो डॉलर रुपये पैरिटी है वो है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक्सल लोड मैनेजमेंट के हवाले से पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री ट्रांसपोर्टर्स की जो हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्टर्स हैं वो स्ट्राइक के ऊपर गए। और अब 30 जनवरी के बाद जो है शनाख्ती कार्ड वाला मामला भी खड़ा हो जाएगा। ये कहां है फिर हम? जी ये देखें, इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं। आप ये भी नहीं कह सकते ना कि आप गवर्नमेंट को कुछ इस एंड पे करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह चीजें चल रही थी उसी तरह चीजें छोड़ सवाल ही नहीं पैदा होता। सर आप इस्लाहात करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल आप इस्लाहात करें, लेकिन
हाँ। लेकिन आप इसकी ये साइड भी देखें कि अभी कोई टेक्सटाइल के अंदर और दीगर बिजनेस में एक्सपेंशंस भी हो रही हैं साथ साथ। जहां इंटरेस्ट रेट ऊपर है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा सब काम ही रुक गया है। इसकी ऑटोमोबाइल्स की कम सेल और दीगर कम सेल की एक वजह ये फाइलर और नॉन फाइलर का भी है। तो क्या लोगों को भी अपना एटीट्यूड, क्या इन्वेस्टर्स को अपना एटीट्यूड, क्या ये बिजनेसमैन को अपना एटीट्यूड इसके लिए थोड़ा बदलना नहीं चाहिए कि हाँ आइडियर हम यही तो कह रहे हैं कि जो मज़ाहिमत हमने, हमारी जो टैगलाइन है सर, हमारी जो टैगलाइन है वो यही है कि मज़ाहिमत का सामना है, डॉक्यूमेंटेशन पे रिवायती मज़ाहिमत का सामना है। हम इससे कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूं। एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? जी, इसको एट व्हाट कॉस्ट, इसको मेरे ख्याल से तो इनको जो थोड़ा थोड़ा बार बार ये बैक फुट पे आ जाते हैं, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अगले बंदे फिर अगले जो ग्रुप है, अगला जो सेक्टर है, अगला जो भी वो अंजुमन है, वो फिर इसको एज अ प्लॉय यूज करती है निगोसिएशन के अंदर। ये एक्सेल लोड की आपने बात की है, पहले किया फिर खत्म कर दिया, अब दोबारा कर दिया, दोबारा खत्म कर देंगे। तो इतना ज्यादा एकदम से आसमान पे ना लेके जाएं रेट्स। कोई भी चलान का आपने पिछले दिनों सुना होगा, बिल्कुल कितने हजारों पे ले गए। तो एक मीडियम लेवल पे रख के उसको कंटिन्यू रखें। नॉन फाइलर और नॉन फाइलर के अंदर भी थोड़ी कभी रिलैक्सेशन करते हैं। वो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें कि जी नॉन फाइलर के लिए ये चीजें हो ही नहीं सकती, ताकि जो अगले लोग हैं वो भी डिसाइड कर लें कि अब ये क्लियर एक का डायरेक्शन है, इसी के ऊपर अमल करना है। जब बीच में थोड़ी आप लेवरेज, थोड़ा रूम छोड़ देते हैं तो फिर मैनिपुलेशन और ये इस तरह की नेगोशिएशन की बात आ जाती है। ना एक एंड पे रह सकते हैं ना दूसरे एंड पे रह सकते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो ये कहता है हमसे ज्यादा ले लें, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ले लें, लेकिन हमें बुक्स में लेकर ना आए, हम उसकी तरफ नहीं आना चाहते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है फाइलर और नॉन फाइलर की 2% एंड 3% वाली, ये खत्म होनी चाहिए वंस फॉर ऑल। के जो नॉन फाइलर के लिए नहीं है तो नहीं है, फिर शायद कुछ हो, लेकिन ठीक है। आगे बढ़ाता हूं ये सवाल, इंडस्ट्री से किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब कुछ नई चीजें भी डेवलपमेंट हुई है। शनाख्ती कार्ड वाला मामला जो है, आपका क्या मसला है मुगल साहब? प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? शनाख्ती कार्ड 50,000 के ऊपर अगर देने मांग रहा है एफबीआर तो देना, क्या मसला है इसमें? देखें, ये एक बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री चल रही है, जिसको मैं ये नहीं कह सकता कि आप जो है आज ही से ये मसला चल रहा है। सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग फाइलर नहीं बनना चाहते, वो एफबीआर का डर और खौफ है। जिस तरह एफबीआर ने, अगर आप पिछले देख लें, पिछले टाइम में लोगों को हरासा किया है, और लोग कहते हैं कि बजाय इसके कि हमसे नॉन फाइलर होते हुए हम ज़्यादा टैक्स पे कर देंगे, बजाय इसके फाइलर करके। तो वो यही बात है कि जो आज तक जो भी होता रहा है लोगों के साथ, और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कि आज अगर मैं फाइलर हूं, या तो हो कि अक्रॉस द बोर्ड हर जगह हो, ठीक है जी। अगर आप एक बाजार में 10 बंदे बैठे हुए हैं जो कि उनको फाइलर बनना है, जिन्हें उसमें से ये होगा कि 2 या 3 होंगे, बाकी सारे के सारे नॉन फाइलर होंगे। तो अगर आप एक फाइलर बैठे हुए हैं तो आप कहते हैं मुझे किस चीज़ का फायदा है कि वो जो नॉन फाइलर बैठा हुआ है मुझसे टैक्स भी कम दे रहा है और बचत भी दे रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कैपेसिटी की जरूरत है, इनके जो एटीट्यूड की चेंज की जरूरत है एफबीआर की, जिसकी वजह से लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं ये फाइलर बनने की। दूसरी बात ये है कि हम तो, क्योंकि हम चैम्बर्स जितने भी होते हैं उनके सारे के सारे वो तो सपोर्ट करते हैं कि जी लोग जितने भी डॉक्यूमेंटेशन पे आए, और उनको लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आपको क्या फायदे होंगे इस चीज के। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हुकूमत को चाहिए था कि जो ये करना चाहते थे, इनके पास पूरे 5 साल का टाइम था, इनको चाहिए था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप करके करते। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि एकदम ही सारा कुछ जो है इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जी सारे के सारे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था। जी उसामा, इसमें एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट है कि ग्रेजुअली करके अगर देखते ये, तब अगर 2 से 3% फिर भी जिस स्टेप पे, जिस टाइम पे इन्होंने इंक्रीज करना था, आगे से मुजाहमत होनी ही थी। तो मैं इसको समझता हूं कि ये इसी तरह चलना था कि अगर स्लोली ग्रेजुअली, इतना टाइम ही नहीं हमारे पास। अच्छा, आपके सामने है चीजें। ठीक है, ठीक है, अफोर्ड कर ठीक है। डॉक्टर साहब, ये इस्लाहात वाली जो बात हो रही है, इस्लाहाती प्रोग्राम, जाहिर है कि इससे इख्तिलाफ किसी को भी नहीं है, लेकिन इसके पेस और इसके मोमेंटम के ऊपर है। 5 साल के लिए हुकूमत जो है मैंडेट लेकर आई, 3 साल के लिए IMF का आपका प्रोग्राम था। तो इसका पेस और मोमेंटम इन इस्लाहात का क्या होना चाहिए था? क्या मैनेज करने की जगह माइक्रो मैनेज नहीं हो रही चीजें, और फिर उसकी कीमत क्या अदा की जा रही है? डॉक्टर अकबर जैदी से मेरा यह सवाल होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी दारी साहब, अब देखें, आपका जो सवाल था वो किस दोहरा दें जरा। मैं सिंपली ये कि जो पेस और मोमेंटम था इन इस्लाहात का, समझ, ठीक। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसी में जिसको कहते हैं सीक्वेंसिंग।
कि सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये इस तरह होता है। अगर आप 10 इस्लाहात एक साथ डालेंगे ना तो 10 के नहीं कि बल्कि 12 बिगड़ जाएंगे, वो भी 10 ख़राब हो जाएंगे, उसके अलावा सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो चलेंगे नहीं। तो असल में इनको ये करना, देखें आप ये देखें, ये FBR का जो टारगेट था जो इन्होंने बढ़ा के दिया था 5.5 ट्रिलियन रुपए, ये जानते हुए कि मईशत सुकड़ने वाली है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इतने टैक्सेस देता है वो नहीं दे पाएगा, आपकी ग्रोथ रेट अभी आज स्टेट बैंक ने कह दिया है, उसकी हेडलाइन ये आपके अखबार में है कि इट्स गोइंग टू बी लेस देन 4%। मेरा ख्याल है इफ इट्स 3.5% दैट विल बी अमेजिंग। आई डोंट इवन एक्सपेक्ट इट टू बी 3.5%। और IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ये कह रहे हैं, स्टेट बैंक इज ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। अब इस वक्त इस तरह के इस्तेलाहात करना, और देखिए ये जो बात कर रहे थे उसामा साहब और ये मुगल साहब, वो बात बहुत अच्छी थी, कह रहे थे कि कोई भी नहीं इससे डिसएग्री करता पब्लिक पॉलिसी में, और मैं दाद देता हूं इनको कि इन्होंने कोशिश की है करने की, मुशर्रफ ने भी की थी, फिर पीछे हटने पड़े, जब फौज ही पीछे हट रही है तो ये नुमाइंदे जो हैं इनमें इतनी जान तो नहीं होगी, इतनी कुव्वत नहीं होगी, तो ये भी फैसला लेते हैं रिट्रीट, फैसला लेते हैं रिट्रीट, और आप इसको यू टर्न कहें, आप इसको रीथिंकिंग कहें, जो कुछ भी है, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इनको ये करना चाहिए था कि या तो जो है आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए था कि सर्टेन सेक्टर्स फर्स्ट, अदर सेक्टर्स आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर, तो एक रोलिंग बुनियाद पे करते, तो इन्होंने नहीं किया। तो अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। हायर यूटिलिटी प्राइसेस, लोअर, जैसे आपने हफीज़ पाशा का वो आर्टिकल बताया कि वो कह रहे हैं 90 लाख रुपए बेरोजगारी की सतह से नीचे, 90 लाख अफराद, 90 लाख, आपने बताया था 10 लाख जो है अब वो बेरोजगार हो गए। इस हालत में आपका टैक्स जमा करना, आपके इस्लाहात करना, आपसे ज़बरदस्ती जाके ये NIC की वो लेना या डॉक्यूमेंटेशन करना, ये इनको सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम, इट्स ऑल अबाउट सीक्वेंसिंग। अच्छा, अब अगर कोई मजे में है उसामा, अगर कोई मजे में है तो फॉरेन इन्वेस्टर, दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान ट्रेजरी बिल्स, 3, 6, 9, 12 महीने 13.25%, अमेरिका से आप 1.25%, 2% के ऊपर जो है वो उठाएं, वहां के बैंकों से लोन लें, यहां पर इन्वेस्ट करें, 9-10% का स्प्रेड, हींग लगे ना पिटकिरी, रंग भी चौखा, सिर्फ उनके मजे। क्या कहेंगे, 6 महीने में $1.5 अरब आपके आ चुके, ये सर्व आपको कर रहे हैं या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए तो सोल्यूशन ही है आपके लिए, आपका हॉट मनी इनफ्लो आ रहा है, लेकिन जैसा कि नाम से ही पता लगता है ये हॉट मनी है, ये पहले भी काफी बार इसके ऊपर बात हो चुकी है कि ये कभी भी वापस चला जाएगा। तो और किस कॉस्ट पे, वंस अगेन, और इन कॉस्ट पे कि अमेरिका ईरान रेट है, नहीं एक सेकंड, ये अमेरिका ईरान टसल जो है ये भी इसको फैक्टर को भी रखे, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है हॉट मनी के वापस जाने का किसी भी उसमें? नहीं, मेरे ख्याल से तो नॉर्मली जब भी कोई इस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कुछ भी होती है, तो सेफ हेवन स्टेटस जिनके होते हैं एसेट्स के, उसके अंदर जाते हैं, बिल्कुल कैपिटल फ्लाइट हो सकती है, लेकिन ज्यादातर गोल्ड के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होती है चीजें। आपने देखा है अभी गोल्ड प्राइसेस कितनी अपसाइड पे गई हैं हमारे लिए, लेकिन वंस अगेन ये है कि कॉस्ट इसकी काफी ज्यादा है, 13% इंटरेस्ट रेट। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आगे गवर्नमेंट को सिर्फ इस हॉट मनी को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ बिल्कुल भी रोक नहीं देने चाहिए, इससे डाउनवर्ड आना ही पड़ेगा। तभी जो हम सारी बातें करते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एनहांस कंपेटिटिवनेस से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड, तब ही सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं जब ये इंटरेस्ट रेट, आपको पता है मेन पॉलिसी टूल है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, जब तक ये नीचे या कम से कम एक एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं आता तो मसला है। तो हॉट मनी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान में इस्लाहाती अमल इस वक्त गोरा देख रहा है, पाकिस्तान में रिफॉर्म प्रोसेस, रिफॉर्म स्टोरी जो है अगर वो बिक रही है, वो सेल हो रही है, तो हम अच्छी पोजीशन में नहीं थे कि हम सुकूक बॉन्ड्स की तरफ जाते, हम यूरो बॉन्ड्स की तरफ जाते, वो हमें काफी अच्छे पैसों में मिल सकते थे, बजाय इसके कि हम ये महंगा तरीन कर्जा जो है ये लेके खड़े हो रहे हैं। एब्सोल्युटली मैं एग्री करूंगा, क्योंकि हम ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है हमारी जो रिफॉर्म स्टोरी को बाय कर रहा है, तभी तो हमारे मुल्क में आ रहा है। और अभी मैं ये रीसेंट फिगर्स ये भी है कि ये फिगर $2 बिलियन से ये 50-60 यहाँ तक भी जा सकती है अगर एक आते रहे फंड्स। अभी तो 15 से 20 फंड्स हैं, ये 50 से 100 भी हो सकते हैं अगले आने वाले सालों में। ठीक है, तो अगर यही किसी प्रॉपर बॉन्ड मार्केट या उसकी तरफ जाया जाता तो लॉन्ग टर्म था, कम से कम इसी में आप PIBs के अंदर आ जाते हैं ना, 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की रिफॉर्म स्टोरी जो है वो बिक रही है, वो अगर आ जाते इसमें। जी अहमद मुगल, अब आ जाए जरा के ऊपर, क्या वाकई पाकिस्तान की रिफॉर्म स्टोरी इस वक्त बिक रही है या फिर जो लूट लगी हुई है 13.25% के ऊपर वो अपना काम कमाल दिखा रहा है?
देखें, बात वही है कि जब आपकी गवर्नमेंट की आपकी बैकिंग है उसके ऊपर और आपकी ट्रेजरी बिल्स के ऊपर और जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। अब आप पिछले उसमें एग्जांपल ले लें तो पिछली हुकूमत में यूरो बॉन्ड्स आए थे और 6 पॉइंट कुछ % पे उन्होंने वो फ्लोट किए थे। सर बड़ा वावेला हुआ था उसके ऊपर, बड़ा वावेला हुआ था जी जी, वो बड़े ओवर सब्सक्राइब हुए थे और वो कह रहे थे कि लोग तो कह रहे थे कि जितने आपके पास है उससे हमें और डबल चाहिए इस वजह से, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था आपको बाहर, आपने भी जिस तरह मेंशन किया, अमेरिका में, यूके में आप देख लें, यूरोप में देख लें, 2-2.5% से ऊपर कोई भी आपको अगर आपका अकाउंट खोलते हैं सेविंग वाला उससे ऊपर कोई भी नहीं देता। तो 6% और ऊपर से आपकी, आप समझ लें कि सॉवरेन गवर्नमेंट की आपके पीछे उसकी बैकिंग हो, तो आप किसका दिल नहीं करेगा कि मैं जो 6% के ऊपर लूं या भी 13% पे लूं और लेके उसके बाद फिर वापस इकट्ठे करके जब मुझे नजर आए कि जो है रुपये डिवैल्यू हो रहा है तो मैं साथ ही उसको निकाल के और अपना पैसा लेके फिर बाहर निकल जाऊं। तो ये बहुत सारे टूल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ठीक है अगर आपको एक बड़ी कोई जरूरी हो, लेकिन ये इसको आप इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में आप नहीं इस तरह इसको कर सकते, ना ही आप इस पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है अकबर जैदी साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगा। ठीक है लास्ट कमेंट अकबर जैदी साहब, इस वक्त क्या वाकई पाकिस्तान की रिफॉर्म स्टोरी जो है वो फॉरनर देख रहा है इस ट्रेजरी बिल्स के अंदर? हमारी तो बड़ी उनसे दरखास्त है कि वो रिफॉर्म स्टोरी अगर देखनी तो PIBs के अंदर आ जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाए पाकिस्तान में, वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में आ जाएं, वो हार्ड कोर ये जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये बिल्कुल ये हॉट मनी की टर्म शुरू हुई थी 1984 में जब मेक्सिको का पेसो है तबाह हो गया था, उस वक्त से चलता आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है ये इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं ना, जो रुपए थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है तो इनके जो रिटर्न जो पैसे ये वापस लेके जाएंगे ज्यादा लेके जाएंगे। 15 जनवरी को ट्रंप ने ये कहा है कि वो चाइना के साथ एक मुआहदा करने वाले हैं और वो जो सैंक्शंस लगे थे वो खत्म करने वाले हैं एंड इज गोइंग टू लिफ्ट सम टैरिफ्स। मेरा ख्याल है अगर ऐसा होगा तो ये पैसा जिस तेजी से आया था इट विल गो बैक इनटू द US स्टॉक मार्केट एंड एल्सवेयर और वहां फिर कैपिटल कमाएगा और फिर हो सकता है वापस आए। लेकिन दिस हिट इज गोइंग टू, आई मीन द स्टेट बैंक शुड बी पेट्रिफाइड, उनको डरना चाहिए कि जब ये पैसा जाएगा और इफ इट लीड्स टू अ रन आगे क्या होगा। नहीं सर, रन की बात नहीं, अभी तो खैर $1.5 अरब आए। स्टेट बैंक जो है वो हमें पता चल रहा है कि $5 अरब तक का एक है जहन में कि $5 बिलियन तक हम आ सकते हैं एक कंफर्टेबल जोन के अंदर। हाँ, बट लेट्स सी इफ दैट हैपेंस, इफ देयर इज मोर मनी कम्स इन, बट इवेंचुअली तो ये निकलेगा ना एंड इट कैन लीव ओवरनाइट। और प्रॉब्लम ये पैसा क्योंकि ये अट्रैक्टफुल जो है ये सिर्फ और सिर्फ हायर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर है। सेम टाइम वी आर पेइंग कॉस्ट of our domestic economy. Absolutely. ऊपर अपनी पारी है। You are subsidizing the foreign investor on account of the domestic industry, which is not taking off, as everybody has been saying कि इस cost of production पे काम नहीं होता। आप बाहर से पैसे ले आए, बाहर से पैसे ले जाएं, आपकी मीशत पे क्या असर पड़ेगा? वही हाल है, स्टॉक मार्केट चाहे 50,000 हो जाए, आपके और मेरे आम लोगों के फायदा कोई नहीं होता, किसी को फायदा नहीं होता। ठीक, उसामा लास्ट कमेंट, स्टॉक मार्केट कल 1000 पॉइंट गिरी, आज 600 पॉइंट उठ गई। ये अचानक मार्केट बहुत खराब हो जाती है, हालात बहुत खराब हो जाते हैं और रातों रात हालात बेहतर भी हो जाते हैं। कोई रेलेवेंस है हमारी स्टॉक मार्केट का? बिल्कुल लास्ट 20 सेकंड्स के अंदर बता दें। बिल्कुल, ये देखिए ना, ऑयल की सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारी स्टॉक मार्केट में। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ रही है, तो यही आंसर करता है इस चीज़ को। बिल्कुल रेलेवेंस नहीं है, कोई भी फंडामेंटल्स के साथ ताल्लुक नहीं है। अभी हम देखेंगे अगले दिनों बेशक ऑयल प्राइसेस ऊपर भी जा रही हैं, कंडीशन स्टेबल होंगी ईरान और US की, तो ये इट विल वंस अगेन स्टार्ट गोइंग अप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर जैदी, उसामा रिजवी।